Hello everyone, welcome once again to Supremo classes, and in this video I am going to discuss very important topic of Industrial Dispute Act 1947. ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस की थी अथॉरिटीज़ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कितनी अथॉरिटीज़ है और उसके पावर्स, फंक्शन, जो ड्यूटीज़ है कॉन्स्टिट्यूट कौन से सेक्शन में की जाती है वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वर्क कमेटी और कंसिलिएशन ऑफिसर। इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। Authorities under Industrial Dispute Act, the main purpose of Industrial Dispute Act का main purpose क्या है? To provide for prevention of industrial dispute को रोकना है, उसका investigation करना है industrial dispute का, and the settlement of industrial dispute through a 3-tier system of adjudicating authorities। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 8 अथॉरिटीज़ है उसको डिस्कस किया था। पर्पस, उसका कॉन्स्टिट्यूशंस और पावर्स और ड्यूटीज सेक्शंस के साथ देखी थी हमने। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए पार्ट फर्स्ट। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क कमेटी सेक्शन 3। वर्क कमेटी इन द केस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months, the appropriate government may by general or special order require the employer to constitute in the prescribed manner। अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं और किसी भी अगर 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन में 100 से ज़्यादा वर्कमैन 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं तो उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वर्क्स कमेटी को। ओके, समझ में आया? सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी। Works committee consisting of representatives of employers and workmen engaged in the establishment, so however that the number of representatives of workmen on the committee shall not be less than the number of representatives of the employer। तो वर्क्स कमेटी में जितने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्कमैन तो उनका जो है कमेटी में जो मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कम नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयर से। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कमैन शैल बी चोजन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फ्रॉम अमोंग द वर्कमैन एंगेज्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड इन कंसल्टेशन विद देयर ट्रेड यूनियन if any registered under the Indian Trade Union Act 1926। ये आपको याद रखना है कि वर्क्स कमिटी almost in all the cases consist of equal number of representative of both the parties for joint consultation। ओके, ये याद रखना है। सेक्शन 3 Clause 2, it shall be the duty of the work committee to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workmen। तो क्या वर्क्स कमेटी की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? तो जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है उसमें मेलजोल बनाना और उस प्रिजर्व करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एंड गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में गुड रिलेशन बनाना। टू दैट एंड टू कमेंट अपॉन मैटर्स ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट और कंसर्न एंड एंडेवर टू कंपोज
any material difference of opinion in respect of such matter. नेक्स्ट अथॉरिटी हम डिस्कस करेंगे वर्क्स कमेटी। हमारी फिनिश हुई। अब जो नेक्स्ट हमारी अथॉरिटी है, सेकेंड अथॉरिटी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो वो है कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन बाय कंसिलिएशन ऑफिसर, द स्कीम ऑफ कंसिलिएशन थ्रू कंसिलिएशन ऑफिसर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4, Section 11, Section 12 of the Industrial Disputes Act, where Section 4 provides for the appointment of the conciliation officer. Section 11 deal करता है with the powers of conciliation officer and Section 12 describe the duties of conciliation officer. तो डिटेल में हम लेंगे अब conciliation officer को। सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कंसिलिएशन ऑफिसर को। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक्स फिट to be conciliation officer charged with the duty of mediating in and promoting the settlement of industrial dispute। तो conciliation officer को अपॉइंट करती है appropriate government, ये याद रखना है। by notification in the official gazette, ओके, ये भी याद रखना है। तो जो conciliation officers है उनकी ड्यूटी होती है मेडिएटिंग करना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो भी होता है उसका सेटलमेंट करना, समझौता करना डिस्प्यूटेड पार्टीज में, ये ड्यूटी होती है कंसिलिएशन ऑफिसर्स की। Section 4, Clause 2, a conciliation officer may be appointed for a specified area or for specified industries in a specified area for one or more specified industries and either permanently or for limited period। तो appropriate गवर्नमेंट जो है वो कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करती है स्पेसिफाइड एरिया के लिए या स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज और 2 और मोर इंडस्ट्रीज के लिए अपॉइंट करती है कंसिलिएशन ऑफिसर को, ईदर परमानेंटली और फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर सेक्शन 4 में अभी आपने देखा, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट एम्पावर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी conciliation officer charged with the duty of mediating in and promoting the settlement of industrial dispute. It may be noted that the section did not prescribe any qualification of such person who can be appointed as conciliation officer का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन 4 में। It may be noted that the section did not prescribe any qualification of such person who can be appointed as conciliation officer. However, the government in its discretion appoint the officials of the labor department to discharge this duty। तो appropriate government जो conciliation officer है तो उनके appropriate government उसके discretion में appoint कर सकती है the labor department to be discharge of conciliation officer। powers and procedures of conciliation officer section 11 में दी है। कौन कौन सी पावर्स है कंसिलिएशन ऑफिसर को, आज हम वो देखेंगे। द पावर्स ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर्स आर इनकॉर्पोरेटेड under subsection 2, 4 and 6 of section 11 of the Industrial Dispute Act। तो फर्स्ट जो पावर है एंट्री इनटू प्रीमाइसेस ऑफ प्रीमाइसेस सेक्शन 11 क्लॉज 2 में दी गई है। तो द कंसिलिएशन ऑफिसर नीड टू विजिट द प्रीमाइसेस टू विच द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेट्स और इज एप्रीहेंडेड in order to make necessary inquiry, initiate conciliation proceedings. For this purpose, he is given power to enter the premises
आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस देके जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो एंट्री कर सकता है जिस भी जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हुआ है। तो नेक्स्ट जो पावर है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 के अंडर मेंशन किए गए हैं पावर्स ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर्स। तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ओके, जो कंसिलिएशन ऑफिसर है उसको जो पावर्स है वो सिविल कोर्ट के पावर है। अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 11 द कंसिलिएशन ऑफिसर वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट constituted under the Code of Civil Procedure 1908 for the following purposes. He may enforce the attendance of any person for the purpose of examining him, compelling the production of any document, inspect any document which he has ground to consider it to be relevant to the industrial dispute, and for verifying the implementation of any award, for carrying out any other duty imposed on him अंडर दिस एक्ट। तो ये जो है पावर्स सभी कंसिलिएशन ऑफिसर को तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट जो पावर है, कंसिलिएशन ऑफिसर इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द कंसिलिएशन ऑफिसर इज डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, एंड दस ही इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी इंसल्ट और असॉल्ट बाय एनी पर्सन। अब हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 12 में दी है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर इज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ होल्डिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। If the conciliation officer succeed in his efforts to bring about a settlement of industrial dispute, अगर conciliation officer सक्सेसफुल होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करने में, any of the matters in the industrial dispute, in the course of conciliation proceeding he shall send a report to the appropriate government or any officer authorized by the government in this behalf, together with a memorandum of settlement duly signed by the party। अगर सेटलमेंट होती है तो कंसिलिएशन ऑफिसर को रिपोर्ट बनाकर किसे भेजनी पड़ती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अगर कोई अथोराइज पर्सन अपॉइंट किया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को तो वहाँ पे रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो रिपोर्ट जो है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट ड्यूली साइन बाय द पार्टी, जो मेमोरेंडम भेज रहा है रिपोर्ट उसमें जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज है उनकी साइन होनी चाहिए। However, if no such settlement is arrived and the conciliation proceeding failed, अगर सेटलमेंट नहीं होती है तो भी कंसिलिएशन ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन क्लोज करनी पड़ती है और उसका भी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अ फुल रिपोर्ट सेटिंग फोर्थ द स्टेप्स टेकन बाय हिम फॉर अस ascertaining the facts and circumstances relating to the industrial dispute and his efforts to bring about a settlement thereof, and the reasons in his opinion due to which settlement could not be arrived। तो उसमें उसको उस रिपोर्ट में जो भी फुल रिपोर्ट देनी पड़ती है, जो भी उसने स्टेप्स लिए थे सेटलमेंट के लिए और जो भी एफर्ट्स लिए थे वो भी उनको बताना पड़ेगा, और उनको जो कंसिलिएशन ऑफिसर है उनको द रीजंस इन हिज ओपिनियन ड्यू टू विच अ सेटलमेंट कुड नॉट बी अराइव, और जो भी वजह होगी जिसकी वजह से सेटलमेंट नहीं हुआ है वो भी रीजंस रिपोर्ट में सेंड करने पड़ेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को।
If the appropriate government, on consideration of the failure report submitted by the conciliation officer under subsection 4, is satisfied that there is a case for referring the industrial dispute to a board of conciliation, labor court, industrial tribunal or the national tribunal. अगर जो failure report है वो अगर कंसिलिएशन ऑफिसर भेजती है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर कर सकती है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वो मैटर द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल. एट द केस में बी इट मे मेक सच अ रेफरेंस एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वुड बी डील्ड विथ बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज. The conciliation proceedings by the conciliation officer are time bound and the conciliation officer is obliged to send a report under section 12 to the appropriate government within 14 days of the commencement of the conciliation proceeding. जब से चालू हुई है विदिन 40 डेज में कंसिलिएशन ऑफिसर को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड इवन टू फिक्स अ शॉर्टर पीरियड देन 14 डेज if the circumstances so demand. However, the time limit of 14 days to conclude and submit the report subject to the approval of the conciliation officer may be extended by such period as may be agreed upon in writing by all the parties. अगर parties राजी होती है तो जो पीरियड है 14 डेज का वो एक्सटेंड हो सकता है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल. If you like this video then subscribe to my channel. If you subscribe to my channel you will get the notification when my new video is uploaded. Okay, and my all important playlist link is given in the description box. जो मैंने यहुरी जो लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके सभी के लिए स्पेशल MCQ सीरीज़ बनाई है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. सो watch this videos. Okay, and thank you for watching this video.